नमस्कार दोस्तों, रिद्धि आइस यूट्यूब चैनल्स पे एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज हम लोग सब्जेक्ट की सीरीज लेकर के आए हैं और हिस्ट्री सब्जेक्ट हम लोग कर रहे थे और यूरोपियन ट्रेडिंग कम्युनिटीज के बारे में हम लोग कर रहे थे कि वो लोग कैसे यहाँ पे पहुंचे, नए रास्तों की उन्होंने खोज की। नए रास्तों से मतलब यहाँ पे नए समुद्री रास्तों की बात हो रही है कि नए समुद्री रास्तों की उन्होंने खोज की। उन समुद्री रास्तों के थ्रू यहाँ पे आए और आने के बाद उन्होंने क्या किया, तमाम तरह की जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया, एंगेज किया, यहाँ के व्यापार से लाभ अर्जित किया। और अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग समय विशेष में यहाँ पे आती रही। और उसके पीछे बेसिक रीजन ये था कि यहाँ जो कच्चे माल थे, जो रॉ मटेरियल्स थे, या यहाँ के जो प्रोडक्ट थे, इंटरनेशनल मार्केट पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या पूरे विश्व में उसकी मांग काफी ज्यादा थी। और आज भी यदि प्रोडक्शंस के हिसाब से हम लोग बात करें, तो जिस स्पाइस के लिए ये लोग आए थे और स्पाइस एक ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट के लिए जो यहाँ आए थे, उसका आज भी ह्यूज अमाउंट में जो है प्रोडक्शंस यहाँ पे होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितनी स्पाइस उत्पादित होती है, उसकी एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में उसका उत्पादन होता है। फिर कॉटन के लिए वो लोग आए थे, ठीक है ना। यहाँ का जो हस्तशिल्प था, हैंडीक्राफ्ट था या आर्टिक्राफ्ट था, ये सब काफी उन्नत अवस्था में थी। और आप ये ध्यान दे सकते हैं कि जब ये लोग आए थे, उस समय भारत एक सोने की चिड़िया कहलाती थी। इतना एसेट था, इतना रिसोर्सेज था, और वर्ल्ड जीडीपी में भी इनका ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन था। और ये अनुमान लगाया जाता है कि नियर अबाउट 26 to 28% के करीब में जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन इन लोगों का था। और एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि उस जमाने में अंग्रेजों की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड जीडीपी में, वो नियर अबाउट जो है 2% के आसपास में थी। और सेम सिचुएशंस आज के डेट में ठीक ड्रास्टिक चेंज हो गया है कि भारत की यदि हम लोग बात करें तो वर्ल्ड जीडीपी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 से 3% के आसपास में है। और यूरोप और जो अमेरिका है उसकी वर्ल्ड जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ गई है। वो लोग मतलब विकसित राष्ट्र में गिने जाते हैं। लेकिन जिस जमाने की बात हो रही है उस जमाने में भारत, या आप कह सकते हैं चाइना का वर्ल्ड जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा था। ठीक है। तो हम लोगों ने पोर्तुगीज की बात की। पुर्तगाली यहाँ पे पहुंचे 1498 में, 17 मई में वास्को डी गामा यहाँ पे आया। कोची में उसने जो है फैक्ट्री डाली, ठीक है ना। उसने बंगाल में फैक्ट्री डाली, फिर मछलीपट्टनम में उसने फैक्ट्री डाली, सूरत में फैक्ट्री डाली। और कैसे कैसे वो डेवलप हुए उस तमाम चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है उस चैनल पे। तो पोर्तुगीज, डच, अब तीसरा जो कम्युनिटीज है उसकी हम लोग बात करेंगे, वो थे अंग्रेज, ब्रिटिश या फिर अंग्रेज। आज हम लोग इनकी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बेसिकली 6 यूरोपियन कम्युनिटीज यहाँ पे व्यापार के सिलसिले में आई थी, ठीक है ना। और इन 6 के 6 जो है ये 1498 में आए थे, ये 1602 के आसपास में आए थे, ये 1608 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली, ठीक है ना। ये 1636 के आसपास ये आए थे, ठीक है ना। और ये 1686 के आसपास करीब में आया था। तो डेट इस, और सबसे लास्ट में स्वीडिश आए थे, ठीक है ना। कई जगह स्वीडिश का जिक्र नहीं भी रहता है। तो यदि 5 कम्युनिटीज की भी यदि हम लोग बात करें, इस कंट्रीज में सर्वाधिक सफलता जो है वो किसको मिला? अंग्रेजों को, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो पुर्तगाली थे वो यहाँ पे कब पहुंचे हैं? 1498 में। अंग्रेज यहाँ कब पहुंचे हैं? तो अंग्रेज पहुंचे 1608 ईस्वी में। अंग्रेज कब यहाँ पे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डाली? 1608 में। और ये पहुंचे 1498 में। अब ये नियर अबाउट जो है ये, ठीक है ना, ये करीब करीब 150-200 साल आगे पीछे का मामला है। लेकिन सबसे ज्यादा सफलता इस देश में राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से किसको मिला? अंग्रेजों को मिला, ठीक है ना। और उसके पीछे क्या क्या नीतियां रही अंग्रेज की और क्यों सफलता इनको काफी ज्यादा मिला? तो बहुत सारे फैक्टर्स थे उनके। मतलब एक फैक्टर्स तो ये था कि यहाँ के व्यापार की प्रवृत्ति को उन्होंने जाना समझा, ठीक है ना। यहाँ जो उसी प्रकार की व्यापारिक गतिविधि में अपने आप को इंगेज किए, जिस प्रकार के व्यापार की संभावनाएं भारत में थी, पहला चीज। दूसरा चीज है कि यहाँ का जो सामाजिक जो विभाजन है, उसका फायदा जो है वो बेहतर तरीके से अपने फायदे के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, डिवाइड एंड रूल। तीसरा चीज है कि
तकनीकी रूप से भी वो विकसित थे। चौथा कारण ये है कि उनके जितने भी कमांडर्स इन चीफ थे या जो जनरल्स थे, जो सेनापति थे शुरुआती दौर में, वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल थे और काफ़ी एलिजिबल थे। चौथा चीज़ है कि सरकार का नियंत्रण इस कंपनी पे बहुत कम था, ना के बराबर में था, ठीक है ना? तो इसीलिए ये कड़ी टक्कर दे पाते थे दूसरी कंपनियों को या तगड़ा कॉम्पिटिशन्स ये दे पाते थे, ठीक है? तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं, उसकी चर्चा हम लोग कभी बाद में करेंगे। आज बस मोटे-मोटे जो पॉइंट्स हैं, उस पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं और इसमें पहला पॉइंट आता है 1599 का एडवेंचर्स एडवेंचर ग्रुप्स एक व्यापारियों का समूह था या मर्चेंट्स का एक ग्रुप था लंदन में, जिसने एक कंपनी की बुनियाद डाली 1599 में और जिस कंपनी का नाम जो है उन्होंने रखा द मर्चेंट ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ इनटू द ईस्ट इंडीज और 1600 में एक चार्टर के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, रजिस्टर्ड कर दिया गया, पंजीकृत कर दिया गया और साथ में इसे एक परमिशन लेटर मिला और उस परमिशन लेटर के द्वारा जो है इसे ये छूट मिली कि ये 15 वर्षों के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ में ये अपना व्यापार कर सकते हैं। एशियाई देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। एक एडवेंचर ग्रुप्स था 1599 में, उस एडवेंचर ग्रुप्स के द्वारा एक कंपनी की स्थापना की गई। अब वहाँ जो बड़े-बड़े पूंजीपति थे, उन्होंने उस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, ठीक है। और नियर अबाउट इसका 70 प्लस जो ग्रुप्स जो इंडिविजुअल जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया, अपना निवेश किया उस कंपनी में और फिर उसके बाद एक चार्टर के द्वारा क्या किया, जो वहाँ की जो शासिका थी महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, उसने एक चार्टर के द्वारा इस कंपनी को रजिस्टर्ड भी कर दिया, साथ में एक परमिशन लेटर दिया कि 15 वर्षों के लिए ये कंपनी जो है अ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ में व्यापार कर सकती है। अब इसके बाद आगे उन्होंने क्या किया कि अलग-अलग देशों में अपने व्यापारिक जहाज़ों को भेजना प्रारंभ किया। इंडोनेशिया में भेजा और कई सारे देशों में उन्होंने भेजा और 1605 में एक इम्पॉर्टेंट घटना होती है कि 1605 में जो महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट है, उसकी डेथ हो जाती है और जो उनका बेटा है, वो नया शासक बनता है, ठीक है? अब जब ये नया शासक बनता है, तो उसने 2 छूट जो है इस कंपनी को दी। उसने क्या किया? 2 छूट इसे दिया कि 15 वर्षों के लिए जो परमिशन लेटर था, उसे अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया गया। अनलिमिटेड टाइम के लिए, असीमित समय के लिए बढ़ा दिया गया। और दूसरा चीज़ ये किया कि शासक ने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, किसके नाम से? भारतीय शासकों के नाम पे, भारतीय शासकों को संबोधित करते हुए उसने एक पत्र लिखा और उस समय का जो शासक था वो कौन था? अकबर। और अकबर का शासनकाल कितने तक है? 1556 से लेकर के 1605 तक। और ये बात किस ईस्वी की हो रही है? 1605 की। तो अब इस लेटर में उसने अकबर को एड्रेस करके ये बात लिखी कि ये जो कंपनी है, उससे आप भारत में व्यापार करने की परमिशन दीजिए, ठीक है? अब 1605 ईस्वी में एक व्यक्ति है, एक उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, ये 1605 ईस्वी में लंदन से चला और 1608 ईस्वी में सूरत पोर्ट पे उतरा या सूरत बंदरगाह पर उतरा, ठीक है? फिर उसके बाद सूरत से जाकर के वो अजमेर आगरा पहुंचा, आगरा से वो अजमेर गया और अजमेर में जहांगीर से उसकी मुलाकात हुई
और ये कहा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस घुटनों के बल चल करके जहांगीर के सामने उपस्थित हुआ और उसके सामने अपनी पेशकश रखा। जो कुछ छोटे-मोटे गिफ्ट्स थे, वो जहांगीर के सामने पेश किए और एज़ वेल एज़ फैक्ट्री खोलने की परमिशंस माँगी या ट्रेड करने की परमिशंस माँगी। लेकिन उस समय तक जो अन्य व्यापारिक ग्रुप जो है, समुदाय जो है, जो व्यापार कर रहा था हिंदुस्तान में, दैट मीन्स कि जैसे पुर्तगालियों की बात करें, डच की बात करें, अरबिक मुसलमानों की बात करें या जो इटालियन जो ट्रेडिंग जो ग्रुप्स है, ठीक है ना? वेनिस जो व्यापारिक समुदाय है या जो समूह है, उसके दबाव में आकर के जहांगीर ने इसे परमिशंस नहीं दिया या व्यापार करने की अनुमति नहीं दी, ठीक है? लेकिन एक चीज़ से जहांगीर काफ़ी प्रसन्न हुआ कि कैप्टन हॉकिंस फ़ारसी का बहुत अच्छा ज्ञाता था या फ़ारसी बहुत अच्छा जानकार था, फ़ारसी का बहुत अच्छा विद्वान था। इस बात से उसको काफ़ी प्रसन्नता हुई और उसने कैप्टन हॉकिंस को आगरा में रहने की इजाज़त दे दी। आगरा में रहने की इजाज़त दी। 400 जात का मनसब प्रदान किया, 400 जात का मनसब प्रदान किया और मनसब जो है बेसिकली अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक रैंकिंग सिस्टम था। डिफेंस में भी था एज़ वेल एज़ सिविलियंस के लिए भी एक रैंकिंग सिस्टम्स है कि सोसाइटी में कौन किससे ज़्यादा पावरफुल और कौन किससे ज़्यादा एक्टिव है। तो 400 जात का मनसब प्रदान किया और तीसरा चीज़ है, उसने खान की टाइटल दी। क्या किया? खान का टाइटल दिया। तो दैट मीन्स कि सम्मान दिया, पेश किया। ठीक है? ये 3 चीज़ें हुई। इसके बाद ये लौट करके आया वहाँ पे सूरत और सूरत में जो और भी कुछ इसके साथ में आए हुए मर्चेंटर्स थे या जो व्यापारी लोग थे, वो वहीं पे टिके हुए थे और छोटे-मोटे व्यापार उस समय तक कर रहे थे। घटना होती है 1610 ईस्वी में कि जब सूरत में अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में एक छोटा-सा युद्ध हुआ, क्लैशिंग हुआ, जिसको द बैटल ऑफ स्वाली हिस्ट्री में जाना जाता है इस नाम से, ठीक है ना? तो उस युद्ध में क्या है उस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज़ वेल एज़ अंग्रेज ने पुर्तगालियों को डिफीट कर दिया और इस पुर्तगालियों की एक्टिविटीज़ से मुगल भी काफ़ी परेशान थे। आए दिन पुर्तगालियों के द्वारा बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जैसे अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करना, ठीक है? समुद्री लूट-पाट करना, ठीक है? या फिर आपका सही समय पे टैक्स को नहीं चुकाना, ठीक है? कार्ड्स काफ़िला व्यवस्था को उन्होंने लागू किया था समुद्री व्यापार के लिए और वो मुगल ऑफिसर से भी जो परमिट वगैरह वसूलते थे इस व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये सब तमाम चीज़ें जो छोटी-मोटी घटनाएँ थी, उससे मुगल भी खुद बहुत ज़्यादा परेशान थे और जहांगीर इस बात से काफ़ी प्रसन्न हुआ, जब अंग्रेज़ जो है पुर्तगालियों को डिफीट किया और 1611 में एक फरमान जारी करके जहांगीर ने क्या किया कि अंग्रेज़ों को ट्रेड करने की इंडिया में अनुमति दे दी। ये 1611 की घटना हो रही है। अब इसके बाद 1611 में इन्होंने क्या किया, मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री डाल दी। एक चीज़ गौर करने वाली बात ये है कि 1608 में भी उन्होंने एक फैक्ट्री डाली थी और वो फैक्ट्री उन्होंने डाली थी सूरत में, ठीक है? लेकिन ये जो फैक्ट्री था, ये टेम्परेरी फैक्ट्री था। क्या था? टेम्परेरी फैक्ट्री था, क्योंकि इसका परमिशंस मुगलों से इन्हें नहीं मिला था। ये बिज़नेस कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, लेकिन इसकी परमिशन इनको नहीं मिली हुई थी। ये लोकल लेवल पे अपना ट्रेड कर रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 1611 में ये सूरत को भी की भी जो टेम्परेरी फैक्ट्री है उसको परमानेंट फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक घटना होती है 1616 में कि 1615 में एक व्यक्ति था, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ये दूसरा ब्रिटिशर्स था, सेकंड ब्रिटिशर्स है, एज़ वेल एज़ क्या है कि सेकंड ब्रिटिश ऑफिसर्स है, सेकंड ब्रिटिश ऑफिसर हु विजिटेड इंडिया, वो इंडिया आया और ये
1615 में चला था, 1616 में यहाँ पहुंचा और 1618 तक 2 साल ये यहाँ पे क्या किया, 2 साल जहांगीर के राज दरबार में इसने बिताए। अपनी प्रतिभा से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से उसने जहांगीर को काफी इम्प्रेस कर लिया था और जहांगीर से कई छूट प्राप्त करने में भी इसे सफलता हासिल हुई। और इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि सूरत और मछलीपट्टनम के अलावे आगरा में, अहमदाबाद में और अलग-अलग जगहों पे जो है अपने फैक्ट्री को फैलाना स्टार्ट किया, एक्सपेंड करना स्टार्ट किया और यहाँ पे कुछ टैक्स में भी उनको बेनिफिट प्राप्त हुआ, मतलब उसको छूट प्राप्त हुई जहांगीर के द्वारा। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो ये घटना होगी 1618 तक। अब इनका ट्रेड चल रहा था, बिजनेस चल रहा था। अब बात होती है 1632 की। ठीक है, 1632 में गोलकुंडा जो पोर्ट है, गोलकुंडा पोर्ट या जो गोलकुंडा बंदरगाह है, गोलकुंडा बंदरगाह वो इनके कब्जे में आ गया कि वहां का जो तत्कालीन शासक था उसने रेंट पे क्या किया, अंग्रेजों को दे दिया गोलकुंडा बंदरगाह। अच्छा, अब इस बंदरगाह की खास बात क्या थी कि जितने भी ट्रेड होते थे यूरोप में या जितने भी व्यापार यूरोप और इंडिया का होता था, यूरोप और भारत के बीच का जितना भी व्यापार होता था, उससे सर्वाधिक, उस व्यापार का जो सर्वाधिक हिस्सा है वो इसी बंदरगाह के द्वारा होता था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनके लिए। उस समय के प्रमुख बंदरगाहों में से एक था जो इनके कब्जे में आ गया। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि इसी बंदरगाह से यूरोपियंस के जो प्रोडक्ट हैं वो जाते आते थे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसी बंदरगाह से होता था, मैक्सिमम यूज जो है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए और इसको उन्होंने क्या किया, गोल्डन फरमान भी कहा या सुनहला फरमान भी कहा है। ठीक है ना, इससे अब इसके बाद आगे यदि चले तो 1639 की एक घटना होती है कि 1639 में मद्रास को उन्होंने लीज पे लिया। मद्रास को क्या किया, लीज पे प्राप्त कर लिया, जिसको हम लोग हिंदी में पट्टा कहते हैं, पट्टे पे प्राप्त किया। और यहाँ पे इसने एक कोठी की स्थापना की, किले का निर्माण किया और उस किले का नाम था सेंट फोर्ट जॉर्ज। क्या नाम था, सेंट फोर्ट जॉर्ज। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इस किले का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया तो इसे अपना हेड ऑफिस से घोषित किया, अपना कैपिटल घोषित किया और यहीं से सारी एक्टिविटीज वो कर रहा है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि आगे हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज जो है सर्वाधिक फोकस जो है बंगाल पे करते हैं, लेकिन शुरुआत में, मतलब स्टार्टिंग में उनका जो फोकस है वो साउथ इंडिया पे ज्यादा था। ठीक है ना, तो मद्रास हेड ऑफिस था और यहाँ से ये तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करते थे, तमाम चीजों को कंट्रोल करते थे। और ये पहला किला है जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित हुआ है, कहाँ पे, हिंदुस्तान में। अब एक और किला बनेगा 1707 में जिसको सेंट फोर्ट विलियम्स कहा गया और वो राजधानी बनेगी। तो दो किले अंग्रेजों के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। पहला जिसको 1639 में इन्होंने बनाया, सेंट फोर्ट जॉर्ज, और 1707 में जो सेंट फोर्ट विलियम्स बनेगा, फोर्ट विलियम्स जो बनेगा कलकत्ता में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट इनके लिए होने वाला है। तो 1639 की घटना हो गई। अब उसके बाद क्या किया, 1651 में एक घटना हुई है कि बंगाल में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी या बंगाल में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल दी। अब आगे एक घटना होती है 1661 का कि 1661 में अंग्रेजी राजकुमार की शादी जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा के साथ में होती है। और पुर्तगालियों ने जो है बॉम्बे पे, जो पुर्तगालियों का कब्जा था, बॉम्बे जो है जहाँ पे किसका कब्जा था, पुर्तगालियों का, इससे अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। दैट मीन्स कि अंग्रेजी राजकुमार को दहेज में दे दिया। अब इसने क्या किया कि ये 1661 की घटना है कि पुर्तगाली राजकुमारी की शादी जो है अंग्रेजी राजकुमार के साथ में हो रहा है और दहेज के परिणाम स्वरूप जो है पुर्तगालियों ने क्या किया, बॉम्बे जो है अंग्रेजी राजकुमार को दे दिया। अब ये अंग्रेजी राजकुमार क्या करता है, 1668 में बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को
रेंट पे दे दिया, किराए पे दे दिया। बॉम्बे को क्या किया? किराए पे दे दिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 1639 में मद्रास पे इनका कंट्रोल हो चुका था। 1668 में इनका कहाँ पे कंट्रोल हो गया? बॉम्बे पे, ठीक है ना। अब आएगी 1707, जब इनका बंगाल में जो है उनका कंट्रोल बढ़ेगा और धीरे धीरे करके जो है वो बंगाल को अपने कब्जे में लेंगे और बंगाल के रिसोर्सेज से, वहाँ के संसाधन से, वहाँ के सोने से, वहाँ के चांदी से एक ह्यूज डिफेंस सिस्टम यहाँ पे खड़ा करेंगे। और उसी डिफेंस सिस्टम से वो है तत्कालीन जितनी भी क्षेत्रीय राजा है, क्षेत्रीय शक्ति है, क्षेत्रीय शासक है, उसको डिफीट करेंगे और हिंदुस्तान में अपने साम्राज्य को स्थापित करेंगे। तो ये 1668 तक की घटना हो गई। अब आगे एक डेट आता है 1686 का, और 1686 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 3 गांवों की जमींदारी मिल गई, और वो गांव था गोविंदपुर, सूतानती और कालीकत। इन 3 गांवों को ही मिला करके जॉब चॉर्नॉक ने 1707 में कलकत्ता की स्थापना की, ठीक है। यहाँ फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया और इसे अपना राजधानी अनाउंस किया, इसे अपना क्या किया? कैपिटल अनाउंस किया, हेड ऑफिस अनाउंस किया। और फिर 1707 से लेकर के 1912 तक कलकत्ता इस देश की राजधानी बनी रही। और फिर बाद में देखेंगे 1912 में कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण होता है। तो अब ये 3 चीजें हो गई। 1632 में मद्रास इनके कब्जे में आया था, 1639 में बॉम्बे इनके कब्जे में आ गया, 1707 में जो है इन्होंने बंगाल पे अपने नियंत्रण को स्थापित कर लिया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। घटना होती है 1707 में ही, एक घटना है कि मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और औरंगजेब की डेथ होने के बाद छोटे छोटे राज्य जो है वो मुगलों से स्वतंत्र होने लगते हैं। जैसे बंगाल स्वतंत्र हो गया, अवध स्वतंत्र हो गया, हैदराबाद स्वतंत्र हो गया, मैसूर स्वतंत्र हो गया, मराठे स्वतंत्र हो गए। तमाम जो ये राज्य थे, और मराठों के साथ में तो उनका पहले से प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है ना। और ये कहा जाता है कि मुगलों की कब्र खोदने में जो है सबसे ज्यादा भागीदारी किसी की रही है, वो मराठों की रही है, ठीक है। तो मराठे तो ऑलरेडी पहले से बहुत सारे हिस्सा जो उनके कब्जे में था वो स्वतंत्र थे। तो कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। केंद्रीय शक्ति जो है कमजोर हुई, केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हुआ, और ये छोटे छोटे राज्य जो जो बटे हैं, अब इसका फायदा जो है अंग्रेजों ने भरपूर यहाँ पे उठाया है, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोगों ने कहां से कहां तक देखा? 1599 से टू 1707 तक का डेवलपमेंट हमने देखा है, और अगले वीडियो में 1707 से लेकर के आगे बंगाल तक जो है 1764 तक का जो दौर है, बंगाल में क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से इन्होंने अपने आप को डेवलप किया, वहां पे मुगलों की शक्ति कमजोर होने से इनके लिए राजनीतिक अवसरवादिता यहाँ पे कैसे तैयार हुआ, कैसे एक राजनीतिक पृष्ठभूमि यहाँ पे तैयार हुआ, सामाजिक पृष्ठभूमि यहाँ पे तैयार हुआ, और अंग्रेजों के लिए एक मौका मिला कि वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बढ़ते गए, और 400 सालों तक इस देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से इसको गुलाम बनाया। और मैंने पहले ही बताया था सॉरी, कि सर्वाधिक सफलता इस देश में किसी को मिला, एक व्यापारिक समुदाय को, वो किसको मिला? अंग्रेजों को, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोग अपना ध्यान रखिए, आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को इतना विराम देते हैं। थैंक यू।